स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेदशाला में। दोस्तों अभी कुछ देर पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एक भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 के लिए यह भर्ती है। तो इस भर्ती विज्ञापन में क्या कहा गया है, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, राजस्थान के लोग भर सकते हैं या राजस्थान के अन्य राज्य के लोग भी भर सकते हैं, तो इन सब के बारे में चर्चा करेंगे फुल डिटेल के साथ। तो वीडियो इसकी बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप जानकारी से चूक जाते हैं तो आपका फॉर्म बिल्कुल गलत हो जाएगा और संशोधन करने का कोई इसमें चांस नहीं दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरह की नवीन जानकारी और एकदम सटीक जानकारी आप लोग को एकदम बढ़िया से मैं उपलब्ध कराता रहूंगा। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 के लिए सीधी भर्ती 2022 की प्रक्रिया है दोस्तों। इसमें कुल 460 पद हैं। 460 पद हैं। अनुसूचित क्षेत्र के लिए 394 एवं अनुसूचित क्षेत्र के लिए 66 पद हैं। ठीक है, गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 394 तथा अनुसूचित क्षेत्र के लिए 66 पद हैं। यह ऑनलाइन मोड पर यह फॉर्म भरे जाएंगे। देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है, आवेदन की प्रक्रिया किस प्रकार मांगी गई है। ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, निर्धारित ई मित्र कियोस्की जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरा जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल rsmssb.rajasthan.government.in पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक करके फॉर्म आपको भरना है। उसमें करना क्या है, आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, यह पहली बार होगा। ठीक है, अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, लिंग, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा, आधार कार्ड, पैन कार्ड में से कोई एक आईडी आपके पास होनी चाहिए दोस्तों, और डॉक्यूमेंट कुछ अपलोड करने आपको अनिवार्य होंगे। ठीक है, इसमें दिया गया है अभ्यर्थी द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्रमांक जनरेट होने के बाद OTR प्रोफाइल में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सेकेंडरी या कोई भी आप लगाते हैं विवरण, तो उसमें कोई सी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी के आधार कार्ड में अथवा जन आधार कार्ड में उसके नाम, पिता, जन्म तिथि, लिंग में कोई त्रुटि है तो इसको फॉर्म भरने से पहले आप इसका संशोधन करा लीजिए। ठीक है, यदि अभ्यर्थी अपना OTR रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड, जन आधार कार्ड के माध्यम से न भर के SSO ID के माध्यम से भरता है तो उसे हाई स्कूल के अंग तालिका और एक पहचान पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या कहा इन्होंने। अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु आवेदन पत्र भरने के पश्चात रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपलब्ध भुगतान सुविधा से परीक्षा शुल्क का भुगतान करके आपको एप्लीकेशन ID जनरेट करना होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं पैरा 6 में क्या कहा गया है। पैरा 6 में कहा गया है दोस्तों, अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करवाने हेतु अन्य किसी पोर्टल या अन्य सुविधा का उपयोग नहीं करेंगे, जो कहा गया है वहीं से करेंगे। जैसे अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान आवेदन की अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें, ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधी ट्रांजैक्शन लंबित समय रहते हो सके, अन्यथा इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी को होती है। यानी कि आप जो है अंतिम दिन का इंतजार मत करें, ऑनलाइन आवेदन तुरंत कर दें, और जो भी आप अगर फीस जमा करते हैं तुरंत कर दें, अंतिम डेट से पहले कर दें। नेट जो है स्लो हो जाता है, बहुत सारी प्रक्रिया में ऐसी होती है कि लोग लास्ट में फॉर्म भरने लगते हैं कि होता क्या है कि नेट फंसने लगता है, जिसके कारण से उनका ट्रांजेक्शन नहीं हो पाता है, उससे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों, आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। ठीक है, यदि आवेदन पत्र क्रमांक अंकित या प्राप्त नहीं होता है तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। आवेदन पत्र के प्रीव्यू को आवेदन सबमिट नहीं माना जाएगा। आप प्रीव्यू करते हैं तो उसको सबमिट नहीं माना जाएगा, उसको आपको फाइनल सबमिट करना जरूरी है। चलिए आइए आगे देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है। आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो रिक्रूटमेंट पोर्टल पर दिए गए हेल्प डेस्क नंबर या ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है हेल्पलाइन नंबर दिया गया, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है। अगर आप कोई वांछित सूचना छुपाते हैं, गलत जानकारी देते हैं तो आपका फॉर्म बिल्कुल निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। आवेदन पत्र का देखिए शुल्क क्या है। आवेदन का शुल्क देख लीजिए दोस्तों, इसमें दिया गया है कि जन सुविधा केंद्र के माध्यम से आवेदन शुल्क जमा किया जाएगा। सामान्य एवं क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, अगर आप सामान्य वर्ग में OBC के क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं तो आपको 450 रुपये आवेदन शुल्क देना पड़ेगा। और राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं या अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आपको 350 रुपये शुल्क जमा करना होगा। ठीक है, विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जनजाति आवेदक 250, अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए 250 रुपये है। ठीक है, बाकी सब दिया गया है। लेकिन कुछ नोट्स दिया गया है कि
ये राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के अगर आप हैं, जैसे राजस्थान से नहीं है, अगर भिन्न राज्य के हैं तो आपको एकदम सामान्य वर्ग की श्रेणी में माना जाएगा और आपका जो शुल्क है वही शुल्क लगेगा 450 रुपया। अगर आप राजस्थान के बाहर हैं, आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, SC में हो, ST में हो, क्रीमी लेयर हो, नॉन क्रीमी में हो या जनरल में आते हो, आपको जनरल ही माना जाएगा, ठीक है। और इसमें कहा गया है कि एक बार अगर फीस जमा हो गया तो दोबारा आपको लौटाया नहीं जाएगा किसी भी हालत में। सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, पैरा 3 अब ये देखिए पॉइंट नंबर 3 आपको ध्यान देना है, सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, ठीक है, परीक्षा शुल्क 250 रुपये ही जमा करते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी को 2.5 लाख रुपए से कम होने का सक्षम प्रमाण पत्र जो है दिखाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। आय प्रमाण पत्र बना करके आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा, उसका नंबर आपको देना पड़ेगा। देख लेते हैं, प्रवेश पत्र द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को बोर्ड की माध्यम से ऑनलाइन पत्र आवेदन पत्र जो है किए जाएंगे, मतलब ऑनलाइन आपका एडमिट कार्ड जो है जारी किया जाएगा, ठीक है। ऑफलाइन एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा, मोबाइल पर एक नंबर भेजा जाएगा, ईमेल आईडी पर भी भेजा जाएगा। चलिए आइए देख लेते हैं रिक्तियों का विवरण किस प्रकार से है, किस प्रकार से आरक्षण है। ये इसमें दिया गया है, जो भी नोटिफिकेशन है उसमें उल्टा ही दिया गया है, मैं इसके लिए कुछ नहीं करता हो सकता हूँ दोस्तों। आप नोटिफिकेशन खोल करके इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं, इसको बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा समय आपका लगेगा। चलिए आगे जो जरूरी बातें हैं उसको मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी आवेदन कर सकेंगे, यानी जो अनुसूचित क्षेत्र में रिक्त पद हैं उसके लिए केवल अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे, गैर अनुसूचित क्षेत्र के लोग उसमें आवेदन करने के स्वीकार नहीं होंगे, ठीक है। और एक सुविधा और दी गई है कि जो अनुसूचित क्षेत्र के लोग हैं वो गैर अनुसूचित क्षेत्र के रिक्त में भी आवेदन कर सकते हैं, यानी वो दोनों में आवेदन कर सकते हैं अगर आप चयन हो जाते हैं। देखिए इसमें साफ लिखा गया है, गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकते हैं। यदि अभ्यर्थी का चयन अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में हो जाता है, यानी आपका TSP तथा नॉन TSP दोनों में आपका चयन होता है, तो आपको ये विवरण देना होगा कि आप किसमें अपना चयन कराना चाहते हैं, TSP में या नॉन TSP में, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको TSP के अंतर्गत रखा जाएगा। ये केवल अनुसूचित क्षेत्र के निवासियों के लिए है, गैर अनुसूचित क्षेत्र के निवासियों के लिए नहीं है, ठीक है। चलिए विशेष सूचना दिया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह आपको समझना बहुत ही जरूरी है। वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों, लेकिन आप शुरू से अंत तक बने रहिए, एकदम सटीक जानकारी आपको एकदम बढ़िया जानकारी है, ठीक है। देखिए विज्ञापन के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में इस प्रकार की आरक्षित रिक्तियों को पश्चातवर्ती 3 भर्ती वर्षों के लिए अग्रणित किया जाएगा। मतलब इसमें जो है 3 वर्षों के लिए भर्ती नहीं हुई है तो इसे 3 वर्षों बाद यह भर्ती कराई जा रही है दोस्तों। तो इसमें जो महिलाओं का आरक्षण वह 30% का होगा, महिला आरक्षण 30% दिया गया है दोस्तों। इसमें कौन कौन सी महिलाएं आती हैं, जैसे महिलाओं के हेतु रिक्तियों का आरक्षण देखो होता क्या है, महिला अभ्यर्थी का आरक्षण उक्त संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वो महिलाएं आवेदक हैं अनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा, ठीक है। अब देखो कौन कौन सी महिलाएं इसमें पात्र हैं, कौन कौन सी अपात्र हैं। देखो किसी वर्ग आरक्षित पद समान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की पात्र एवं उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उसी वर्ग के पुरुष एवं आवेदक को माना जाएगा। यदि वह महिला उपलब्ध नहीं है, ठीक है, तो पुरुष वर्ग को ही उसमें भर्ती में शामिल कर लिया जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया है। देखो महिलाएं हेतु आरक्षित दर्शाए गए पदों के नियमानुसार 8% विधवा तथा 2% परित्यक्ता, यानी जिसको तलाक दे दिया गया 2% तथा 8% विधवा को इसमें आरक्षण दिया गया है। यदि इन दोनों में से अगर आप नहीं है, यदि 8% विधवा नहीं हो पाती है, 2% जो है कि परित्यक्ता या विच्छिन्न महिला नहीं हो पाती हैं, तो जो सामान्य महिला है उनको इसमें चांस दे दिया जाएगा। इसमें पूरा यही लिखा गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या कहा है। अति पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य सरकार की अनुसूचना इतना के अनुसार राजस्थान के अति पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों नॉन क्रीमी के 5% का जो है आरक्षण दिया जाएगा, अगर आप नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं तो, ठीक है दोस्तों। देखिए एक 12 जिले की सहरिया आदिम जनजाति के लिए एक इंपॉर्टेंट है, अगर आप 12 जिले के सहरिया आदिम जनजाति क्षेत्र से आते हैं तो आपको यह दर्शाना अनिवार्य होगा, ठीक है, तभी इसका आप लाभ ले पाएंगे। भूतपूर्व सैनिकों के लिए किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होगा, इसमें ऐसा कहा गया है। जो 1, 2, 3 करके पैरा इसमें दिया गया, उसमें ये सारी बातें
दिखाए गए हैं कि किस किस को इसमें लाभ दिया जाएगा, किस किस को लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं दोस्तों, तो उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी 2% का आरक्षण दिया गया है। इसमें साफ लिखा है, देखिए 2% का आरक्षण अगर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं तो दिया गया है। लेकिन किन किन खिलाड़ियों को दिया जाएगा ये भी आप देख लीजिए। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था के अंतर्गत इस टूर्नामेंट में अगर आपने पार्टिसिपेट किया गया तो आपको 2% का आरक्षण दिया जाएगा। जैसे देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ओलंपिक्स गेम में, एशिया ओलंपिक परिषद यानी एशियन गेम्स में, दक्षिण एशियन गेम जो सामान्यतः सैफ गेम्स के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल, विश्व कप, चैंपियंस इन एशिया। अगर आप इसमें से किसी में भी अगर आपने भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है या टीम की तरफ से खेला है तो आपको 2% का छूट मिलेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्कूल गेम्स, एशियन स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया आयोजित खेलकूद, यदि यह इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन द्वारा आयोजित खेलकूद के किसी भी राष्ट्रीय टूर्नामेंट चैंपियनशिप में टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो तो इसमें आपको 2% का छूट दिया जाएगा अगर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं तो, ठीक है। अगर नहीं है तो आपको कोई छूट नहीं दिया जाएगा, आपको सामान्य की तरह भांति ही आपका चयन होगा। चलिए दिव्यांगजन के लिए कुछ नियम कानून दिए गए हैं। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश। देखिए दोस्तों, अनुसूचित क्षेत्र के अगर आप अनुसूचित क्षेत्र के आते हैं तो रिक्त पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। यानी अगर आप अनुसूचित क्षेत्र के हैं तो आप केवल राजस्थान के निवासी होने चाहिए, तभी आप इसका आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं इन्होंने क्या कहा है। देखिए अगर आप अनुसूचित क्षेत्र के अंदर आते हैं ये सारी चीज़ें तो होगी, लेकिन इसमें कुछ एक पैरा और दिया गया है दोस्तों। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों ऐसे व्यक्ति अभ्यर्थी जो अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी या जो स्वयं यदि उनका जन्म जो है 1970 के बाद हुआ हो, ठीक है, उनके माता पिता 1970 के बाद आए हों या बसे हों तो उनको जो है इस प्रकार का कुछ छूट दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं वेतन के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया है। जो वेतन है पुस्तकालय जज ग्रेड 3 के लिए जो है मैट्रिक्स लेवल 10 दे होगा, ठीक है। यह एक सीधी प्रक्रिया भर्ती है, जो है ट्रेनिंग दिया जाएगा और जो है दौरान मासिक नियत पारिश्रमिक ऐसी दत्तों पर दत्त किया जाएगा जो सरकार द्वारा समय समय पर नियत की जा सके, ठीक है। इसमें कितनी सैलरी मिलेगी अभी इन्होंने नहीं बताया है। और इसकी जो है पात्रता और शैक्षिक योग्यता की बात कर ले दोस्तों तो सीनियर सेकेंडरी के साथ ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण पत्र, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक होना चाहिए। यानी आपको लाइब्रेरियन की डिग्री, आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल बिल्कुल नहीं है। अन्य योग्यता आपके पास होनी चाहिए दोस्तों, जैसे आपका स्वास्थ्य एकदम बढ़िया होना चाहिए, एकदम वेल मेंटेन आप होने चाहिए, आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए, आप जिस विद्यालय से पढ़े हैं वहाँ से आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आगे दिया हो गया आप भारत के नागरिक होने चाहिए, नेपाल का प्रजाजन हो या भूटान का प्रजाजन होने चाहिए। आप अगर नेपाल से आए हैं, भूटान से आए हैं, आकर बस गए हैं, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। लेकिन इसमें कहा गया भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में अस्थायी रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका देश, कीनिया या फिर युगांडा या संयुक्त तंजानिया गणराज्य से भारत में स्थानांतरण कर लिए हैं, ठीक है। तो आपको जो है प्रमाण पत्र जो है प्रस्तुत करना जरूरी होगा। भारत सरकार द्वारा जो प्रमाण पत्र दिया जाता है उसको आपको देना जरूरी होगा। आप देख लीजिए आयु की बात कर लेते हैं। आवेदक 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु जो है प्राप्त कर लिया हो। 1 जनवरी 2023 को आपके आयु जो बताई गई हो आपकी 18 साल पूरी हो जानी चाहिए और 40 साल से कम होनी चाहिए। इससे अधिक है, इससे कम है तो आपको जो है आवेदन नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात और है, आपको 3 वर्ष का छूट भी दिया जाएगा, क्योंकि 3 वर्ष में कभी ये भर्ती नहीं आई, इसलिए 3 वर्ष के लिए आपका छूट दिया जा सकता है, ठीक है। इसमें साफ तौर से कहा है 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी, लेकिन 3 वर्ष का इसमें छूट दिया जाएगा, ठीक है। तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, मैंने जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दिया है। आगे देख लेते हैं पेंशन जो है कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में प्रचलित नियमों के अनुसार पेंशन लागू होगा, ठीक है। विवाह पंजीयन शासन के परिपत्र क्रमांक इतना के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्त हेतु विवाह पंजीयन कराना अनिवार्य है आपको, ठीक है दोस्तों। तो ये सभी चीज़ें वांछनीय। परीक्षा शुल्क जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि, यह देखिए इम्पॉर्टेंट है, इसके भी आप समझ लीजिए। 26/5/2022 से 24/6/2022 को रात्रि 12 बजे तक आप जो है फॉर्म भर सकते हैं और पैसा जमा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ऐसा नहीं कर सकते। यदि आप फॉर्म भरते समय आपसे कोई गलती हो जाती है
तो फॉर्म भरने के 7 दिन के भीतर आप उसको जो है सुधार कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको कुछ शुल्क निर्धारित किया गया, वह आपको देना पड़ेगा, तभी आप फॉर्म को संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। परीक्षा का माह इन्होंने निर्धारित कर दिया है कि सितंबर 2022 में परीक्षा होगा, लेकिन किस दिन होगा, कब होगा, ये कोई जानकारी नहीं दिया है, क्योंकि परीक्षा परिवर्तित भी हो सकती है या बोर्ड के ऊपर निर्धारित करता है, ठीक है। चलिए, नियुक्ति की अयोग्यताएं हैं दी गई हैं। अगर आप इस तरीके से हैं तो आप नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं। आवेदन कैसे करना ये जान लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है कि आवेदन को करना कैसे है। तो अगर आप राजस्थान के पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर के आवेदक या राजस्थान के राज्य से अन्य विभिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। देखिए, ये सभी लोग जो है सामान्य वर्ग के अंतर्गत आएंगे अगर आप राजस्थान के बाहर से हैं, ठीक है। और अगर आप राजस्थान के हैं तो आपको श्रेणीवार छूट प्रदान किया जाएगा, ऐसा भी कहा गया है। देखो, ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं। आवेदक को हिदायत दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व बोर्ड के विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र निर्देशों को भली भांति पढ़ ले भाई, ठीक है। तो आप इसको भली भांति पढ़ लीजिए, वैसे मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, ठीक है। आवेदन पत्र भर दीजिए। फ़ोटो अपलोड करने का आता है तो 6 माह से पुराना आपका फ़ोटो नहीं होना चाहिए, नवीनतम रंगीन होना चाहिए, ठीक है। चेहरा मुखड़ा एकदम बढ़िया दिखना चाहिए। चश्मा अगर लगाएं तो चश्मा फ़ोटो खींचते समय चश्मे पर लाइट चमक नहीं आनी चाहिए। बैकग्राउंड आपका सफ़ेद या हल्के रंग का होना चाहिए, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। 50% आपका चेहरा दिखना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और केबी की बात कर लें तो फ़ोटो की केबी जो होगी 100 केबी से अधिक नहीं होनी चाहिए, 50 से 100 केबी तक होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों 3.4 से 4.5 सेमी वही घिसा पिटा सब कुछ मांगा है इन्होंने। अब देखिए, A4 साइज पर 7 सेमी 2 सेमी लंबाई चौड़ाई का जो है गहरे नीले रंग से देखिए सिग्नेचर मांगा है ना। गहरे नीले रंग से आपका सिग्नेचर होना चाहिए जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे। अगर स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगा तो अमान्य करके फॉर्म को आपके अस्वीकार कर देंगे, इसमें पूरी गलती आपकी होगी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर परीक्षा आपकी हो जाती है, अगर आप कोई भी प्रश्न आपको लगता है कि गलत है, तो अगर आप उस पर क्लेम करना चाहते हैं तो प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 100 रुपये देना अनिवार्य होगा। ये 100 रुपये जो है शुल्क आपको जमा करना अनिवार्य होगा, तभी आप उसमें कर सकते हैं। उत्तर कुंजी जारी हो जाएगा, परीक्षा के बाद तुरंत उत्तर कुंजी जारी हो जाएगी, प्रश्न पत्र अपलोड किए कर दिया जाएगा, ठीक है। परीक्षा हॉल में आपको क्या क्या ले जाना है ये भी इसमें दिया गया है कि पर्सन में मोबाइल फ़ोन ये सब नहीं लेकर जाना है। आपको क्या लेकर जाना है, नीले स्याही वाला पारदर्शी बाल पेन ले जाना है, एक फ़ोटो लेकर जाना है, एक पहचान पत्र और प्रवेश पत्र लेकर जाना है। बस ये सारी चीज़ें लेकर जानी है। मोबाइल, घड़ी, लैपटॉप, टैबलेट ये सब कुछ लेकर भाई नहीं जाना है, ठीक है। श्रुत लेखन, अगर आप लिखने में अक्षम है तो आपको इसकी जानकारी 3 दिन पहले जो है जहाँ भी आपका सेंटर गया वहाँ पर आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसकी वो सुविधा उपलब्ध कराएंगे। ऑनलाइन संशोधन के बारे में दिया गया है कि अगर आप ऑनलाइन संशोधन करना चाहते हैं, देखिए संशोधन की प्रक्रिया यहाँ पर दे दी गई है लास्ट में कि इसमें किन किन चीज़ों में संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें जो शुरू में आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, नाम, पिता का नाम, लिंग, जन्म तिथि, ये सब बारे में संशोधन नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप अन्य चीज़ों में संशोधन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 300 रुपये शुल्क देना पड़ेगा, तब जाके आप फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि फॉर्म को बिल्कुल गलत मत भरिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये रही जानकारी पुस्तकालय ग्रेड 3 की। राजस्थान में जो भर्ती आई है, आप सभी लोग भरिए, जिसके पास ये योग्यता है आप सभी लोग भरिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों, मित्र, इष्ट सबको शेयर करके सब्सक्राइब करवा दीजिए।